आज हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैंने आज जो मैंने स्टार्ट किया है वो किया है क्लास 12th का फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम सामने आने वाला है 2026 में। तो इसलिए आपका कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ। ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इसमें सब्जेक्टिव इंक्लूड करके मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे तो क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे पॉइंट्स को समझाते चला जाऊंगा। ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, ये पार्ट से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से ये टॉपिक से चैप्टर है। क्वेश्चन आपके सामने में ये है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि जो कोई चार्ज कंडक्टर होता है ना, चार्ज कंडक्टर, उसकी जो बाहरी सतह होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कोई भी अगर चार्ज सरफेस होगा तो ध्यान रखना, उसकी जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो उसका जो जो चार्ज कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट्स मैग्नीट्यूड। आप ध्यान रखेंगे, आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, रो इक्व बाय एप्सिलॉन जीरो होता है। यानी यहाँ पर वो क्या है, ये आपका सरफेस चार्ज के डेंसिटी है। ये ध्यान रखिएगा, ये सरफेस चार्ज के डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट ऑन द आउटर सरफेस है। और एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है ये आप सबको पता होगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप दिमाग में रखिएगा, एप्सिलॉन जीरो का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और कुछ मैं आपको इससे रिलेटेड फैक्ट बता दूं कि इनसाइड द कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और सरफेस पर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिवली जो चार्ज कंडक्टर होता है उसका लाइंस कैसा होता है, गो आउटवर्ड होता है। और निगेटिव जो होता है चार्ज, उसका जो होता है वो फील्ड के मतलब गो इनसाइड होता है। वो हमेशा क्या होता है, इनसाइड। और पॉजिटिव वाला का डायरेक्शन आउटसाइड होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो कि एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया कि इफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल स्पेयर्स, या अगर रो इक्वल टू मैंने दे दिया 2 × 10⁻⁻6, और आपसे पूछा गया बताइए एप्सिलॉन जीरो कितना होगा, मतलब कैपिटल ई क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर जानते रहोगे कि एप्सिलॉन जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो सीधे इतना बट्टा कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड कंडक्टर जो होता है वो कैपिटल मतलब ई इक्वल टू जीरो होगा। और ऑन साइड जो होता है जस्ट आउट साइड, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन बाई रो बाई जीरो होता है। लेकिन अगर, ठीक है, इतना बात मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं थोड़ा एक बार गाइड कर दूं कि कोई भी अगर आवेशित कण होगा, कोई भी आवेशित अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर साइड चार्ज कंडक्टर पे, मतलब कोई भी अगर आवेशित चालक के जो बाहरी सतह होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र के सतह पर वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। क्योंकि कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन जीरो होता है। यहाँ पर ई जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र है, रो जो है ये आपका आवेश का घनत्व है, और एप्सिलॉन जीरो है जो है वो निर्वात का परमिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चालक के अंदर का, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, चालक के अंदर अंदर का जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और सतह पर जो होता है वो हमेशा लंबवत होता है। अगर दिशा की बात करें, डायरेक्शन की, यदि चालक धनात्मक है तो क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर होती है। अगर चालक धनात्मक है तो हमेशा बाहर की ओर, और यदि चालक ऋणात्मक निगेटिवली चार्ज होगा तो हमेशा अंदर की ओर होगा। इतना बात मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले कहा एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि अगर इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी, क्या होगा इसमें? तो अभी आपने पढ़ा, इसमें क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लंबवत मतलब होता है, और इसमें जीरो होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि गॉसियस लॉ जो है स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज, क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड, या जीरो होगा, या प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सटीक होगा, इसको और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाते चला जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस टर्म से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है और सारे चीजें, गॉसियस लाई चर्चा हुआ, गॉसियस लॉ, तो इस सारे पॉइंट्स को आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, बात को समझेंगे। गॉसियस लॉ की अगर मैं बात करूं तो गॉसियस लॉ क्या है, उसका स्टेट्स क्या है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो होता है, मतलब गॉसियस लॉ के अंदर गॉसियस लॉ का नियम क्या है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, उसके जो मतलब मीडियम होता है, उसके निकलने वाला जितने भी इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा, उस सतह के जितने बंद, इसके जो क्लोज्ड जितने चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि मैंने क्या कहा आपको, गॉसियस लॉ होता है क्या? प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, और आपका इसमें से प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड होता है, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड होता है। इस चीज को बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गॉसियस लॉ में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप सभी को ये बात पता भी होगा, मतलब इनक्लोज्ड एरिया का जो चार्ज होता है और बाय एप्सिलॉन जीरो होता है, यही आपके गॉसियस लॉ होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और क्या ई जो कैपिटल ई था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे डी ए जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये क्या है आपका, जो स्मॉल सरफेस एरिया, जो छोटे क्षेत्र के लिए, ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो होगा। गॉसियस लॉ जो है इसके बारे में अगर हम समझे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर मैं समझूं तो आप क्या समझेंगे, ध्यान देंगे। गॉसियस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ध्यान रखेंगे कि यह किसी भी बंद सतह के लागू होता है। यह गॉसियस लॉ जो होता है किसी भी बंद एरिया के लिए लागू होता है। इफ, अगर नो चार्ज इज इनक्लोज्ड, अगर चार्ज इनक्लोज ना हो तो विद इन द सरफेस इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होगा? तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गॉसियस लॉ जो है वो हेल्प्स करता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे आपको यूनिफॉर्मली अगर चार्ज स्फीयर है
या इनफाइनाइट लाइंस ऑफ चार्ज है, या इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज है, इन सब के वैल्यू को निकालने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए कह दूं कि गॉसिस लॉ क्या है। तो गॉस का जो नियम है, किसी भी बंद एरिया के, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस सतह के बंद कुल आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि ए कैपेसिटर्स ऑफ 100 माइक्रोफैराड is charged to 100 volt. The energy stored in it will be, क्या होगा, 0.5 जूल होगा, 5 जूल होगा, या 50 जूल होगा, या 100 जूल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बना सकते हैं। कैसे होगा भाई, बताइए इस पर। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटेंस सी बराबर कितना दिया है, 100 माइक्रोफैराड। तो इसको हम कितना लिखेंगे, मैक्रो को 100 गुने 10 का पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब वोल्ट कितना दिया है, V बराबर 100 वोल्ट दिया है। तो आप यहाँ पे कितने इसमें जो है स्टोर्ड हो सकता है एनर्जी, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे 1/2 100 गुने कितना, 10 का पावर माइनस 4। ठीक है, रख दो, और इंटू 100 का पावर कितना, स्क्वायर कर दो, जितना होगा उतना। तो आपको कट कुट के आ जाएगा 0.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान ही था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन आपके सामने में है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ condensers which quantity remains same for each condenser, चार्ज या फिर एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटी, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। वैसे तो आंसर दिया भी है, लेकिन आपको सारे बातों को समझना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, जो पैरेलल जब कभी भी कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस में, तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा कह रहा है, आपको क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है उसको थोड़ा समझिए, उसके बाद आप बनाने के लिए चलिएगा। अगर आप एक बार जो है वो क्वेश्चन को समझ गए, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कंडेंसर के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, उसमें उसके जो क्वांटिटी रिमेन्स सेम, किसमें सेम होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में जो है वो जो होता है वो सेम होता है। उस चीज को थोड़ा पहले समझ लीजिए, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जब कभी भी जो पैरेलल होगा, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो रिमेन सेम होगा उसकी क्वांटिटी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी ऐसे कंडीशन में V1 इक्वल टू V2 बराबर V3 होता है। इच कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्टली अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स, तो वोल्टेज अक्रॉस इच कैपेसिटर इज इक्वल होगा। यानी जब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इच कैपेसिटर इज करेक्टली, अगर डायरेक्टली अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स, मतलब वोल्टेज जो होगा उसमें वो हमेशा इच कैपेसिटर इज इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आपको आ भी गया होगा कि जो भी अगर वोल्टेज होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आबे क्या चार्ज की बात करें, एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो कैपेसिटी की बात करें, तो ये सब हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें अब आपको कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन ये है
कि इनसाइड ए क्लोज सरफेस एन जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सेचुरेटेड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द जो क्लोज सरफेस विल बी कितना होगा, तो भाई यहाँ पर 0 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास सामने में, तो वो है ऐसा यूनिट्स ऑफ परमिटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, जिसको हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, उसका ऐसा यूनिट्स क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है। इस दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले अभी तुरंत बताया आपको। इसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का जो होता है वो कितना होता है, जिसको हम विद्युत पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को, तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हमने अभी बताया 8.85 जो 5×10⁻12 फैराड पर मीटर होता है, फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, तो इतना बात मैंने आपको बताया और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर आपको समझ में आना चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 जो है ना वो एक फिजिकल क्वांटिटीज है जो बताता है, टेल्स अस हाउ इजीली एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू ए मीडियम, लाइक अगर एयर हो, वैक्यूम हो या ग्लास हो, कोई भी हो। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि यदि किसी भी माध्यम में जो परमिटी होता है वो ज्यादा हो, उस माध्यम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कमजोर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिसमें परमिटी जो है अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कमज़ोर होगा, क्योंकि फ़ील्ड्स लाइन्स जो है वो फैल जाती है। फ़ील्ड लाइन्स क्या होता है, वो ज़्यादा। अगर परमिटी जो है वो कम है तो फ़ील्ड्स लाइन आसानी से उसमें से निकल सकता है। ठीक है, और फ़ील्ड जो है वो मजबूत होता है। तो ये आपको एफ बराबर आप निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू, यहाँ से निकाल सकते हो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ से आप Q का एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, ये आंसर, तो इसका आंसर तो आपको मैंने बता दिया, सी स्क्वायर एन न्यूटन फोर्स और मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज मैंने इतना ही लिखा है। एक गुलाम बराबर, ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, एक गुलाम इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपको बताना है ESU में। तो कितना आंसर होगा इसका बताइए दीजिए, इसका तो आंसर है ही। एक गुलाम इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, एक गुलाम इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁻9 जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब हम लोग जो समझने वाले हैं, ये चीज़ बता देंगे आप लोग कि अगर कोई दिक्कत होगा, यानी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप एक बार बताइएगा, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को लगातार बनाते रहेंगे डेली, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।